अंसारी, आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो दोस्तों, वो यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 3 पर आधारित है और हिंदी गद्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि पर आधारित है और 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और भाग 1 से हम 25 प्रश्न, फिर भाग 2 आएँगे, फिर 3 आएँगे, फिर 4 आएँगे। माने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का यहाँ चर्चा किया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसके बगल में आंसर है, उसकी व्याख्या की गई है दोस्तों। तो मैं आज का क्लासेज को आगे बढ़ाता हूँ, तो देख रहे हैं हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उपन्यास पर, कहानी पर, निबंध पर, नाटक पर आधारित रहेंगे दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये यूनिट 3 पर आधारित है। यूनिट 3 में जो भी है हमारा सिलेबस पर, उसी से रिलेटेड हमारा आज का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक को उठा करके इस टॉपिक को अगर हम क्लियर कर लें तो हमारा यहाँ तो 10 से 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे। हालांकि जितने भी यहाँ प्रश्न किए गए हैं या तैयार हुए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सब चीज टाइपिंग किया हुआ है, तो देखिए यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 3 हिंदी गद्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। भाग 1 से पहले 25 प्रश्न, इसमें कठिन, मध्यम और आसान प्रश्नों का मिश्रण रहेगा और हर प्रश्न के साथ व्याख्या भी दी जाएगी। भाग 1 में हिंदी गद्य, उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक है। 4 खंड यहाँ पूछे जाएंगे, उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक। तो पहला देख रहे हैं ना यहाँ, क्या इसमें कठिन, मध्यम और आसान प्रश्नों का मिश्रण रहेगा। तो प्रेमचंद के गोदान का उपन्यास का प्रमुख विषय क्या रहा है? देशभक्ति, किसान जीवन की दुर्दशा, स्त्री जीवन या औद्योगिकरण। तो किसान जीवन की दुर्दशा। व्याख्या क्या है इसमें? तो गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें भारतीय किसान वर्ग की दयनीय स्थिति और सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण मिलता है दोस्तों। देख रहे हैं हमारा प्रश्न जो तैयार किया गया है वो उसका क्या माने कि ये टाइप है उसका देख लीजिए, यही है टाइप। क्या कि व्याख्या जो दिया गया है, व्याख्या में आपको एक प्रश्न के साथ साथ उसका माने कि क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी इसमें प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। परिणीता उपन्यास के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है या प्रेमचंद या विष्णु प्रभाकर है? परिणीता शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना सामाजिक मर्यादा और प्रेम की संवेदना को दर्शाती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में इतिहास और परिकल्पना का अद्भुत समन्वय है? स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, राजश्री है। तो क्या स्कंदगुप्त। व्याख्या, स्कंदगुप्त में ऐतिहासिकता के साथ साथ राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक उपन्यास लिखे, क्योंकि उनके उपन्यासों में यथार्थ, समाज और मानवता का सजीव चित्रण है, क्योंकि वे पहले हिंदी उपन्यासकार थे, क्योंकि उन्होंने केवल सामाजिक विषयों पर लिखा। क्यों मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट क्यों कहा गया था, क्यों कहा जाता है? तो उसका क्या कारण था? तो देखिए आंसर क्या है, बी नंबर है। प्रेमचंद जी ने हिंदू उपन्यास को यथार्थवादी स्वर दिया। उनके उपन्यासों में समाज, वर्ग संघर्ष, स्त्री, किसान और मानवता की गूंज है। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? धनिया है, होरी है, गोबर है या राय साहब है? कौन है? होरी है। व्याख्या, होरी गोदान का नायक है जो भारतीय किसान जीवन की त्रासदी का प्रतीक है दोस्तों। इसके बाद आनंद मठ उपन्यास का संबंध किस आंदोलन से है? 1857 का विद्रोह से है या स्वदेशी आंदोलन के विद्रोह से है या सन्यासी आंदोलन के विषय से है या नमक सत्याग्रह के आंदोलन से रिलेटेड है? तो कहाँ? सन्यासी आंदोलन से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का यह उपन्यास सन्यासी आंदोलन पर आधारित, जिसमें वंदे मातरम गीत भी सम्मिलित है। अब आते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? गोदान है, परी कथा है या परी कथा का अंत है या परी कथा नहीं बल्कि परीक्षा गुरु? कौन सा परीक्षा गुरु है? व्याख्या, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। क्रमभूमि उपन्यास में कौन सा प्रमुख विषय है? किसान जीवन, स्त्री विमर्श, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार, दार्शनिक चिंतन। तो क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार की माने की भावना है यहाँ। व्याख्या, प्रेमचंद के क्रमभूमि में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ समाज सुधार की भावना मुख्य है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाद, श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा, नागार्जुन। तो राग दरबारी
1968 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल द्वारा प्रकाशित उपन्यास है। देखिए यह उपन्यास ग्रामीण राजनीति और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण मिलता है इसमें, क्योंकि ये हमारा उपन्यास हमारा सिलेबस में आधारित है और उपन्यास 14 है, 13 नाटक है, 21 कहानियां हैं और 24 कहानियां हैं यूजीसी नेट में। तो कहानियों की भी श्रृंखला में लेकर के आ रहा हूँ जल्द ही। पहले मैं हर यूनिट को खत्म करना चाह रहा हूँ। अब यूनिट 3 को ही आज मैं क्यों लेकर के आया मैं बताना चाहता हूँ। यूनिट 3 को मैं आज क्यों लेकर के आया हूँ, यूनिट 2 को क्यों नहीं लाया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ यूनिट 2 में जो भी ऐतिहासिकता से हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित हो उस पर मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आप सभी दोस्तों के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न 200 महत्वपूर्ण प्रश्न का एक श्रृंखला होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और उसको क्या बोलते हैं उसको एक बार सुन लीजिएगा। वो यूनिट 2 पर आधारित है, इसलिए मैं समझा कि उसको ना करते हुए यूनिट 3 को कंप्लीट कर दूं। क्योंकि हाँ ये बात सही है कि मैं कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करता, लेकिन जब मैं उसको डाल चुका हूं तो कुछ प्रश्नों के चक्कर में एक कंटेंट जो हमारा तैयार होने वाला है उसको मैं क्यों छोड़ दूं। इसी वजह से दोस्तों मैं इसी को समझा कि अच्छा है, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। तो मैं उस यूनिट 2 का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा इससे पहले, क्योंकि वो ऐतिहासिकता पर रिलेटेड है, प्रवृत्ति पर रिलेटेड है, उसके विश्लेषण पर रिलेटेड है, परिभाषाओं से संबंधित है। तो उसको भी सुनना देखना वो भी जरूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो बनता है। और फिर उसमें राजभाषा से संबंधित मिलेंगे आपको, भाषा विज्ञान से संबंधित मिलेंगे, भाषा के क्षेत्र से मिलेंगे प्रश्न। हाँ, किशोर सैनी किस क्षेत्र की भाषा है, बघेली किस क्षेत्र की भाषा है, छत्तीसगढ़ी किस क्षेत्र की भाषा है, हाँ, राजस्थानी मारवाड़ी की उपभाषाएं क्या है, वो कौन सी भाषाएं बोलते हैं, तो वो भी है हमारा उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 का मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये यूनिट 3 है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल, यह उपन्यास ग्रामीण जीवन, ग्रामीण राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण करता है। तीसरी कसम कहानी किस लेखक की है? तीसरी कसम जो है प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, विष्णु प्रभाकर, मित्रलाल नागर। फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम एक संवेदनशील कहानी है जो हीरामान और हीराबाई के माध्यम से लोक संवेदना को व्यक्त करती है। मधुशाला किस विधा से संबंधित है? निबंध है, उपन्यास है, काव्य है, नाटक है? तो काव्य है। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य रचना मधुशाला जीवन के दर्शन और आनंद का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों के एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटा रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, ताकि हम कोई भी वीडियो छोड़ें तो आप सभी दोस्तों के लिए वो नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, अपनी श्रृंखला को जारी रखता हूं। चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, हाँ, अपना कमेंट जरूर हमें दें। तो कफन कहानी में कौन सी विडंबना व्यक्त होती है? प्रेम की विडंबना, सामाजिक विडंबना, मृत्यु और निर्धनता की विडंबना या धार्मिक विडंबना? तो कफन उपन्यास में मृत्यु और निर्धनता की विडंबना व्यक्त होती है। व्याख्या, प्रेमचंद जी की कहानी कफन में गरीबी, असंवेदनशीलता और सामाजिक अन्याय की गहरी पीड़ा झलकती है। अंधा युग नाटक के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती है, जयशंकर प्रसाद है, श्री लक्ष्मी नारायण लाल है, मोहन राकेश है। धर्मवीर भारती है। अंधा युग आधुनिक हिंदी नाटक का शिखर, जिसमें महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का प्रतीकात्मक चित्रण है। अंधा युग कब है? अंधा युग 54 है ना, धर्मवीर भारती 54 ईस्वी, 1954 ईस्वी। और महाभारत के युद्धों का स्थितियों की प्रतीकात्मक यह चित्रण किया गया है दोस्तों, महाभारत। आवारा मसीहा किसका जीवन चरित्र है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या प्रेमचंद या रविंद्रनाथ ठाकुर या जयशंकर प्रसाद? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। विष्णु प्रभाकर का यह उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन और संघर्षों का चित्रण है। निबंधकार महादेवी वर्मा किस प्रकार के निबंधों के लिए प्रसिद्ध है? किस प्रकार की वो उन्होंने निबंध सबसे अधिक किया है? तो हास्य निबंध, आलोचनात्मक, संवेदनात्मक या आत्मकथात्मक निबंध या व्यंग? संवेदनात्मक और आत्मकथात्मक निबंध है। अब आते हैं उनके निबंधों में आत्मा की कोमल संवेदना और करुणा का भाव झलकता है। इसमें अब देते हैं बाकी 25 प्रश्न, यानी 26 से 50 तक आगे है। और देखिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा शाहजहां जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यूजीसी नेट हिंदी यूनिट टी का है और गद्य यानी उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक का है। भाग 2 में 26 से 50 मुख्यतः मीडियम और कठिन प्रश्न के स्तर यहाँ आपको मिलेंगे। हर प्रश्न के साथ उत्तर और व्याख्या दी गई है दोस्तों। देखिए किसी भी चीज को मैं यहाँ किया हूँ, टाइपिंग किया हुआ है, उसमें क्या है आपको
टाइपिंग किया हुआ वाला में जो होता है वो आपके शब्द जो होंगे वो सही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हम जो बुक वाला पता बताएँगे तो वो शब्द अच्छे मेरा मानना है कि बुक वाला जो है उसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ और उसी को मैं बताता हूँ। ये भी मटेरियल हमारा ही है। बुक में क्या है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ऐसा बात नहीं कहीं कुछ है, लेकिन थोड़ी हैंडराइटिंग में 19-20 हुई है कहीं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उसको ये करूँ, तो ये अच्छा है। अपना-अपना भाग्य कहानी में किसका जीवन चित्रित है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या ग्रामीण जीवन का वर्ग? निम्न वर्ग का। प्रेमचंद की यह कहानी निर्धन वर्ग की दारुण स्थिति और भाग्यवाद की सामाजिक धारणा पर व्यंग्य करती है। अमृत और भी इस कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार अज्ञेय, या यशपाल या अमृतलाल नागर? यशपाल का है। अमृत और विष यशपाल के कहानी संग्रहों में से एक है जिसमें यथार्थ, सामाजिक यथार्थ और वैचारिक संघर्षों का चित्रण मिलता है। पर्दे के पीछे किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी? पर्दे के पीछे बहुत ही मन एकांकी है। यहाँ तो सुपर लिखा हुआ है, पर्दे के पीछे ही है, तो पर्दे के पीछे क्या हो गया? एकांकी यानी एक अंक वाला। मोहन राकेश का उपन्यास, ये मोहन राकेश का एकांकी पर्दे के पीछे मनोवैज्ञानिक गहराई और संबंधों की जटिलता को उजागर करता है। संसार संसार उपन्यास के रचयिता कौन है? यू आर आनंदमूर्ति, अज्ञेय, मोहन राकेश या अमृतलाल नागर? यू आर आनंदमूर्ति। यह कन्नड़ उपन्यास आधुनिक भारतीय समाज की जाति और परंपरा की विडंबना को प्रस्तुत करता है, जिसका हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध है दोस्तों। अज्ञेय के शेखर एक जीवनी को किस प्रकार का उपन्यास माना गया है? ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक, हाँ, या फिर दार्शनिक? तो मनोवैज्ञानिक माना गया। क्यों माना गया? शेखर एक जीवनी हिंदी का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसमें आत्मचेतना और अस्तित्ववाद का गहरा विश्लेषण मिलता है दोस्तों। अब दिल्ली की दीवार उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल है, उपेंद्रनाथ अश्क है, अमृतलाल नागर है या राही मासूम रजा है? कौन है दिल्ली की दीवार उपन्यास के लेखक? तो देखिए ये उपेंद्रनाथ अश्क के हैं, यानी 1910 से इनका समय आता है। उपेंद्रनाथ 10 से शायद 67 या 92 आता है समय, लेकिन 10 से है इसका कालक्रम। अब आगे बढ़ते हैं। वे क्या, इस उपन्यास में विभाजन के समय की सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया गया है दोस्तों। किसमें? दिल्ली की दीवार, उपेंद्रनाथ अश्क। आधा गांव उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा का है। तो देखिए राही मासूम रजा का है। यह उपन्यास उत्तर प्रदेश के गांव की सांप्रदायिक, जातिगत और राजनीतिक विडंबनाओं का सजीव दस्तावेज है, यानी चित्रण किया गया है। नया समाज उपन्यास के किस लेखक का है? यशपाल, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र या राही मासूम रजा? किसकी है? यशपाल का है। यशपाल का यह उपन्यास सामाजिक परिवर्तन और नारी चेतना पर आधारित है। मोहन राकेश का कौन सा नाटक प्रेम त्रिकोण पर आधारित है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या आशा का एक दिन, या अंधायुग? लहरों के राजहंस। इसमें बुद्धकालीन पृष्ठभूमि में मनुष्य की इच्छाओं और दाम्पत्य संबंधों का गहन विश्लेषण है। किसमें? लहरों के राजहंस में। इसमें बुद्धकालीन पृष्ठभूमियों में मनुष्य की इच्छाओं और दाम्पत्य संबंधों का गहन विश्लेषण मिलता है। लहरों के राजहंस हमारा अंडर ग्रेजुएट में था दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है। और लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश की रचना है। आप पढ़िएगा, और इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ पढ़ रहे। हालांकि ये नाटक है, तो नाटक में वो भी समाज के द्वारा ही रिलेटेड होता है। कोई ना कोई उस चीज को अनुभव जरूर करता है और उसका अभिनय भी करता है, तो उसी से रिलेटेड रहता है। ये उपन्यास नहीं, उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। छोटा सा है और इम्पोर्टेंट है। मैं उसको 3 बार अपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ चुका हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ। लहरों के राजहंस, इसमें व्याख्या तो हो गया। आधे अधूरे मोहन राकेश का ही है। नाटक का मुख्य विषय क्या है? परिवार की असफलताओं और व्यक्ति का अकेलापन, सामाजिक क्रांति, स्त्री सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, ए नंबर क्या है? तो मोहन, ए नंबर उसका आंसर है। परिवार की असफलता और व्यक्ति का अकेलापन। मोहन राकेश के इस नाटक में आधुनिक परिवार की विफलता, असंतोष और व्यक्ति के अकेलेपन की पीड़ा दर्शाई गई है। वोल्गा से गंगा तक पुस्तक का स्वरूप क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है, कथा संग्रह है, काल्पनिक यात्रा वृत्तांत, लघु कथा संग्रह है। तो ये काल्पनिक यात्रा वृत्तांत है। वोल्गा से गंगा तक, वोल्गा से गंगा तक ये यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। और काल्पनिक राहुल सांकृत्यायन के यह कृति मानवीय सभ्यता के विकास की सांस्कृतिक यात्रा का दार्शनिक वृत्तांत मिलता है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट है जो भी है, राहुल सांकृत्यायन 1893 से 63 इनका समय आता है। और भी एक साहित्यकार 1893 से, उनका भी 63 आता है। उसका 67 या 66 आता है। कौन है? मैं मिस कर रहा हूँ। चंद्रदास शर्मा गुलेरी 93 से 63, हाँ उनका भी। और राहुल सांकृत्यायन का भी 93 से 63 आता है समय। गुलेरी का भी समय देखिए 1893 से 63, और राहुल सांकृत्यायन का भी 1893 से 63। चंद्रदास शर्मा गुलेरी और इनका भी समय
तो वही है। राहुल संकृतन की कृति मानवीय सभ्यता के विकास की सांस्कृतिक यात्रा का दार्शनिक वृतांत है। नरक का मार्ग उपन्यास किस लेखक की रचना? भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल नागर। भगवती चरण वर्मा का है। व्याख्या: इस उपन्यास में मनुष्य के नैतिक पतन और संघर्षशील जीवन की मार्मिक झलक मिलती है। सुहाग के नूपुर किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, एकांकी है? कहानी संग्रह है दोस्तों। यह किसका है? तो जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह इसमें भावुकता और आदर्शवाद का समन्वय मिलता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए कमेंट में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास की नायिका कौन है? सुगदा है, सरला है, या मालती है, पद्मा है? प्रतिज्ञा इंपॉर्टेंट है। प्रतिज्ञा किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। देखिए, प्रेमचंद की प्रतिज्ञा की नायिका सुखदा है। सुखदा है आंसर। भारतीय नारी की नवजागृत चेतना का प्रतीक है। अब कहानी और नई कहानी की परंपरा का सूत्रपात किस दशक में? 1930 ईस्वी के बाद, या 40 ईस्वी के बाद, या 50 के दशक के बाद, या 60 के दशक के बाद? कब हुआ? तो ये 50 के दशक के बाद। ये नई कहानी आंदोलन 50 ईस्वी के दशक में आरंभ हुआ, जब कहानीकारों ने व्यक्ति के भीतर के यथार्थ को केंद्र में बनाया। नई कहानी आंदोलन का प्रमुख कथाकार कौन माना जाता है? प्रेमचंद, अज्ञे, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश। तो इसका निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्होंने व्यक्ति की एकाकी संवेदना को केंद्र में रखा है। नामवर सिंह राम कहानी के तत्व का लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंदूलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चारों नाम जो है आलोचक हैं। और सबके डॉक्टर नामवर सिंह है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, आचार्य नंदूलाल वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2 डॉक्टर हैं, 2 आचार्य हैं। तो नामवर सिंह। व्याख्या: यह हिंदी कहानी साहित्य का सैद्धांतिक विवेचन करने वाली प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। उपन्यास किस विषय पर आधारित? सामाजिक सुधार, प्रेम और अध्यात्म का द्वंद, राजनीतिक संघर्ष, स्वतंत्रता का आंदोलन। प्रेम और अध्यात्म का द्वंद किसमें? चित्रलेखा, यानी चित्रों का लेख किया गया। तो किसका? तो प्रेम और अध्यात्म का द्वंद मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिका का क्या है? वही चित्र वित्र है। तो वही भगवती चरण का यह उपन्यास पाप और पुण्य के दार्शनिक प्रश्न को केंद्र में रखा गया। नमक का दरोगा कहानी का संदेश क्या है? नमक का दरोगा आप पढ़े होंगे, प्रेमचंद जी का है, लेकिन उसका वर्ण विषय क्या है? संदेश क्या है? धर्म की रक्षा, ईमानदारी की विजय, सामाजिक न्याय, श्रम का महत्व है ना इसमें। नमक का दरोगा, तो नमक का दरोगा इसमें है। देखिए, सामाजिक न्याय, श्रम का महत्व, ईमानदारी पर विजय क्या है? तो बी नंबर या डी नंबर आंसर होना चाहिए। ईमानदारी की विजय है ना। आपको शब्दों को पकड़ना होगा दोस्तों, क्या है वो, क्या कहना चाह रहा है, क्या होना चाहिए। अब हालांकि ये मैं प्रश्न बनाया हूं तो मुझे तो आंसर याद है, लेकिन आपको शब्दों को पकड़ना होगा। देखिए क्या लिखा है कि नमक का दरोगा था वो, तो क्या हो सकता है? ईमानदारी पर विजय है, सामाजिक न्याय है, श्रम का महत्व है, धर्म की रक्षा है, क्या है? तो आपको लगना चाहिए कि ईमानदारी पर विजय है। अब प्रेमचंद की यह कहानी बताती है कि सच्चाई अंततः अन्याय पर विजय प्राप्त करती। भिखारी ठाकुर किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, काव्य है? भिखारी ठाकुर क्या है? नाटक है। भोजपुर के शेक्सपियर करे जाने वाले भिखारी ठाकुर लोक नाट्य परंपरा के महान रचनाकार है। गुनाहों के देवता की नायिका कौन है? सुधा है, पद्मा, मीना है, चंपा है? कौन है? तो सुधा है इसकी। द्रव्य भारती का यह उपन्यास प्रेम, नैतिकता और त्याग की भावना पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेट पर आधारित गुनाहों का देवता इंपॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती की। आप पढ़िएगा। बेताल पचीसी किस रूप में प्रसिद्ध है? लोक कथा संग्रह या धार्मिक संग्रह है, या नीति कथा संग्रह या उपन्यास है? लोक कथा संग्रह है। यह विक्रम बेताल की कहानियों का संग्रह जिसमें नीति परक और दृष्टांत है। व्याख्या: अब आते हैं। अंधेरी रात का सूरज उपन्यास का विषय क्या है? राजनीति यथार्थ है, दाम्पत्य संघर्ष है, वर्ग संघर्ष है, स्वतंत्रता का संग्राम है? उत्तर वर्ग संघर्ष है। व्याख्या: यह उपन्यास समाज में अमीर गरीब के संघर्ष और असमानता को उजागर करता है। काला गुलाब कहानी संग्रह के लेखक कौन है? काला गुलाब निर्मल वर्मा, यशपाल अज्ञे और मोहन राकेश। तो मेरे ख्याल से ये निर्मल वर्मा या फिर यशपाल के हो सकते हैं। देखिए निर्मल वर्मा। इसमें आधुनिक जीवन की जटिलता और एकाकीपन की अनुभूति है। पागल घोड़ा एक प्रसिद्ध नाटक है जिसके लेखक कौन है? बादल सरकार, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विजय तेंदुलकर। कौन हो सकता है? पागल घोड़ा, सॉरी पगला घोड़ा। तो देखिए कौन है? बादल सरकार। यह नाटक मानव जीवन की अबूझ जटिलताओं और सामाजिक पाखंड पर गहरा व्यंग करता है। बहुत बढ़िया शाहजहां जी। अब हम आगे बढ़े। यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 3 हिंदी गद्य उपन्यास कहानी निबंध नाटक के भाग 3 पर यानी 51 से 75 तक कठिन स्तर के प्रश्न पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। मैं क्या बताया आपको 100 प्रश्न जो मिलेंगे, 50 जो मिलेंगे वो कठिन प्रश्न मिलेंगे, 30 जो मिलेंगे वो मीडियम के मिलेंगे, 20 जो मिलेंगे वो हल्के में मिलेंगे। इसी पर हमारा बनता है। अब जो 50 प्रश्न होंगे वो टाइट होंगे,
क्योंकि देखिए 51 से 75 कठिन है, 25 प्रश्न टाइट होंगे क्योंकि वो प्रश्न के टाइप को चेंज किए गए हैं। हालांकि प्रश्न पत्र पूछे गए हैं पहले, लेकिन उसके टाइप को चेंज किए गए हैं क्योंकि तरीके को चेंज किए गए हैं, लेकिन प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर के ही हैं यहाँ सभी के सभी दोस्तों। और आपको ये नहीं समझना है कि ये पुराना है या नया है, ऐसा बात नहीं। प्रीवियस चीजें कभी नहीं बदलती है, उसी से सार तत्व लिए जाते हैं, उसी से प्रश्नों को उठाया जाता है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों को लिया जाता है, उसी के तरीके तौर तरीकों को लेकर के नई चीजों को ऐड किया जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्रश्न ऐसे चुने गए जो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए कठिन सेक्शन में अवसर पूछे जाते हैं, यानी कि गहराई, व्याख्या और लेखा की दृष्टि को परखने वाला सवाल सवाल पूछेंगे। भाग 3 में कठिन स्तर के प्रश्न 25 हैं, 51 से 50। जयनंद कुमार के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या रही? जयनंद कुमार 5 से 90, कुलियागढ़ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, जैनेन्द्र परख है ना उपन्यास, तो वो जैनेन्द्र। ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण क्या? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऐतिहासिक या राजनीतिक? तो इनका मनोवैज्ञानिक ज्यादा रहा था दोस्तों, बी नंबर है मनोवैज्ञानिक। जैनेन्द्र कुमार जी ने प्रेम प्रेम आत्मसंघर्ष और चेतना के गहन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को अपने उपन्यासों में प्रमुखता दी है। त्याग पत्र कहानी का प्रमुख विषय क्या है? सामाजिक सुधार या स्त्री का आत्मसम्मान या वर्ग संग्रह? ये वर्ग संघर्ष, प्रेम और नीति का द्वंद है। त्याग पत्र इसी का, जैनेन्द्र का त्याग पत्र। मैं पढ़ा हूँ इस उपन्यास को, सुपर मोस्ट है। इसमें एक बुआ रहती है, उसका एक भतीजा रहता है और दोनों के घर के संघर्ष की गाथा है। इसके बाद बुआ की शादी हो जाती है, फिर वहां का चित्रण, फिर यहाँ का चित्रण है। दोनों के एकाकीपन का भी चित्रण मिलता है दोनों का। माने कि बहुत अच्छा उपन्यास, आप एक बार पढ़िएगा। इसमें बुआ है, उसका भतीजा प्रमोद है, पढ़िएगा। तो क्या स्त्री का आत्मसम्मान का बात होना चाहिए यहाँ। बी नंबर ये जयशंकर प्रसाद की त्यागपत्र कहानी नारी के आत्मचेतना और उनके स्वाभिमान का प्रतीक है। यहाँ त्यागपत्र कहानी का मुख्य विषय, मैं त्यागपत्र उपन्यास का बात किया, सॉरी मिस्टेक हो गया, लेकिन आप उसको पढ़िएगा। मैं जो बताया हूँ वो जैनेन्द्र कुमार की है और इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़िएगा समझने के लिए, संसारिक चीज़ों को समझने के लिए, घर की स्थिति, मैच्योरिटी को समझने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहता है ज्ञान जानने में नहीं, वैसा बनने में है। इन्हीं की पंक्ति है। तो आपको बनना होगा, सिर्फ जानना नहीं होगा। आगे बढ़ते, जयशंकर प्रसाद की त्यागपत्र कहानी नारी की आत्मचेतना और उनके स्वाभिमान का प्रतीक है। अब आता है गालिब का दीवाना उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, राही मासूम रजा। ए नंबर। तो अमृतलाल नागर का उपन्यास है। बीते चुते देखिए, देखते हैं, छुपे छुपाए जो भी रहते हैं उसी चीज को पूछ देते हैं। अमृतलाल नागर क्या पढ़ने योग्य नहीं है? हैं। हाँ, तो देख रहे हैं प्रश्न कहाँ से दे रहे हैं, उनकी रचनाओं को उठा करके दे दिया है। अब पूछे जाते हैं कि वो है या नहीं है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, किसी चीज को, किसी साहित्यकार को, किसी आलोचक को, किसी उपन्यासकार को, किसी नाटककार को या किसी साहित्यकार को छोड़ना हमारे लिए इग्नोर के लिए समझिए कि प्रश्न पत्र को हम छोड़ रहे हैं। तो वही चीज है ना। यहाँ कौन इंपॉर्टेंट नहीं है? अमृतलाल नागर इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, भगवती चरण वर्मा है, राही मासूम रजा है। सबका उपन्यास, भगवती चरण वर्मा का क्या नहीं है? राही मासूम रजा का क्या नहीं है? अमृतलाल नागर का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? चारों के चार सुपर मोस्ट है। तो सब साहित्यकार को पढ़ना, उनकी रचनाओं को भी पढ़ना, तब आप जा करके मास्टर्स ऑफ पीएचडी में ये तब कहे जाते हैं आप प्रवक्ता यानी प्रोफेसर। वैसे नहीं बनते हैं। एक छोटे छोटे चीजों पर आप डीपली प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तब तब आप जाकर के किसी चीज में मास्टर कहलाते हैं। वैसे थोड़े है। एमए बहुत बड़ी डिग्री है। और उसको जो कर लेता है समझिए वो मास्टर है। मास्टर तो है ही, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। तो हर सब्जेक्ट में अपनी अपनी है, तो उसको पकड़ हो जाता है, तब वो वहां तक योग्य बनता है। आपने देखिए अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा, 5 साल एक सब्जेक्ट में आपने दिया, तो 5 साल में एक सब्जेक्ट में दिया, यानी आपको उस फील्ड में मजबूती हो जाता है, कोई नहीं हरा सकता है। तो वही चीज है, जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो कैसे होगा? पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। किसी चीज को जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, वो उन्हीं से प्रश्न मिलते हैं। कुछ एक दो प्रश्न साइड से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे आते, एक दो प्रश्न देते हैं, वो नियम है। लेकिन एक दो प्रश्न हर एक सेशन में ऐसा होता है जिसका आंसर कुछ गलत मान लेता है, उसका नंबर हर किसी को मिल जाता है, समझिए उसी वाला का वो ऐड हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए घबराइए नहीं, तैयारी कीजिए आप अपने सिलेबस पर आधारित जो भी है। मैं सिलेबस को खत्म कराऊंगा, इसलिए मैं हर यूनिट के प्रश्न पत्र को लेकर के आ रहा हूँ, कंप्लीट करा दूंगा एकदम पूरे के पूरे। इसके बाद रचनाओं पर संबंधित लेकर के आऊंगा, पुरस्कार पर लेकर के आऊंगा। और जो लास्ट में है कुछ इकाइयों 10 या 9 में है, उस पर मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें माटी की मूर्तें हैं और कुछ कुछ हैं, उसको भी मैं लेकर के आऊंगा।
अमृतलाल नागर का यह ऐतिहासिक उपन्यास उर्दू कवि गालिब की समय और संस्कृति को दर्शाता है। चिड़ियों के गीत कहानी किसकी रचना है? माधवी वर्मा, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश। किसकी है? माधवी वर्मा की। यह कहानी करुणा, संवेदना, पशु पक्षियों के प्रति मानवता की भावना को प्रकट करती है। झूठा सच उपन्यास का विषय क्या है? झूठा सच प्रेम और दर्शन, भारत विभाजन की त्रासदी, वर्ग संघर्ष और ग्रामीण जीवन। झूठा सच उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। पिछले प्रश्न पत्र में आप देखिए सेकंड शिफ्ट वाले प्रश्न पत्र को, झूठा सच का उपन्यास के बारे में पूछा गया कि उसका वर्ण विषय क्या रहा था। भारत विभाजन की त्रासदी का संघर्ष मिलता है। यशपाल झूठा सच, दो भाग, विभाजन की विभीषिका और उसके सामाजिक मानसिक प्रभावों का महाकाव्यात्मक चित्रण किया गया। लापता पीढ़ी शब्द का प्रयोग किस आंदोलन के लिए किया गया था? नई कहानी आंदोलन, प्रयोगवादी कहानी आंदोलन, विभाजनोत्तर कहानी या जनवादी कानून। तो देखिए हमारे आंसर से इसका सी होना चाहिए। व्याख्या, विभाजन के बाद की पीढ़ी को लापता पीढ़ी कहा गया, जो अस्मिता और अस्तित्व के संकट से जूझ रही थी। देह की देवता किस लेखक का प्रसिद्ध निबंध है? देह की देवता। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कोई भी यहाँ प्रश्न पत्र जो भी है वो ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं और इनको आपको रिपीटेशन करना जरूरी है। हरिशंकर प्रसादी है, हरिशंकर परसाई है, हाँ ये अज्ञे है, रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह। हरिशंकर परसाई है, हरिशंकर परसाई है। क्यों है? इस निबंध में व्यंग्य के माध्यम से आधुनिक भारतीय समाज की भौतिकतावादी मानसिकता पर चोट है। असाध्य वीणा को निबंध या गद्य नहीं बल्कि किस शैली का उदाहरण माना गया? प्रतीकात्मक कविता, लयात्मक गद्य या छायावादी निबंध या भावात्मक कथा। क्या माना गया? प्रतीकात्मक कथा या लयतात्मक गद्य है? गद्य। माधवी वर्मा के असाध्य वीणा लयतात्मक गद्य की, असाध्य वीणा को निबंध या गद्य नहीं बल्कि किस शैली का उदाहरण माना? असाध्य वीणा उन्होंने भी लिखा है। माधवी वर्मा के असाध्य वीणा लयात्मक गद्य की अद्भुत मिसाल है, जिसमें संगीत है, भाव है और दर्शन है, इसका संगम है। राष्ट्रवाद, अंधा गांव में मुसलमान पात्रों के माध्यम से कौन सा भाव अधिक प्रभाव हुआ है? राष्ट्रवाद का, वर्ग संघर्ष का। ओहो, माधवी वर्मा, हाँ ये हो गया ना। अंधा गांव, मुसलमान पात्रों के माध्यम से कौन सा भाव अधिक प्रमुख है? तो उत्तर आंसर सांप्रदायिक। राइमा सुमरजा ने मुस्लिम समाज के सांप्रदायिक विडंबनाओं को करुण रूप में प्रस्तुत किया है। काकेर उपन्यास के लेखक कौन है? मंडू भंडारी, अमृता प्रीतम, महेश्वरा देवी या प्रभाकेतान। सी नंबर महेश्वरा देवी। महेश्वरा देवी का काकेर आदिवासी जीवन और शोषण की जटिल वास्तविकताओं पर आधारित है। अमृत और विष कहानी संग्रह किस विचारधारा से जुड़ा हुआ? आशावादी, मनोवैज्ञानिक, समाजवादी, प्रयोगवादी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको करना पड़ेगा, जब तक आप कीजिएगा नहीं तो होगा कैसे। तो देखिए आशावादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है? समाजवादी। यशपाल सामाजिक दृष्टि के प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने वर्ग संघर्ष, सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। पिंजरे की उड़ान कहानी का विषय क्या है? स्त्री स्वतंत्रता, सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव या पारिवारिक विडंबना। क्या है पिंजरे की उड़ान? ए नंबर है स्त्री की स्वतंत्रता। मनु भंडारी की इस कहानी में जीवन के दमन और उनके आत्मसम्मान की लड़ाई को उकेरा गया है। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट में कथाकार की भूमिका क्या है? दर्शक है, कथानायक, संचालक और विश्लेषक दोनों है, निष्क्रियता या श्रोता। सी नंबर संचालक और विश्लेषक दोनों। धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास में कथानक को मनस्वी नामक पात्र के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो विश्लेषक भी है। मनस्वी है ना, तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। इतने प्रश्न आपने देख चुका, लेकिन ये सबसे अलग हट करके है और ये VVI इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको लगा लीजिएगा। ये सूरज का सातवां घोड़ा में कथाकार की भूमिका क्या है? दर्शक है, कथावाचक, संचालक और विश्लेषक दोनों। इसका टाइप जो है वो अलग है, आप इसको सुपर मोस्ट लगा लीजिए, VVI लगा लीजिए, क्योंकि टाइप इसका अलग है और सुपर मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। विश्लेषक है। सप्तवर्णीय उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा, जयनंद, राजकमल चौधरी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो लाल है मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी है और लक्ष्मी नारायण लाल भी है, और दोनों जो है ना वो नाटककार में प्रसिद्ध है, दोनों उपन्यासकार हैं। तो डी नंबर सप्तवर्णीय में मानवीय रिश्तों की जटिलता और आधुनिक जीवन की निरसता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। ग्राम देवता उपन्यास के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, राहिमा सुमरजा, भगवती चरण वर्मा। तो इसका आंसर देखिए ताराशंकर बंदोपाध्याय है। अब इसके बारे में डेफिनेशन देखिए। ग्राम देवता बंगला उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है, जो भारतीय ग्रामीण भारत की संचालित संरचना पर आधारित है। कहानियों की धरती नामक संग्रह किसका है? राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मंडू भंडारी, अज्ञे हैं। तो किसके है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र इस कहानी संग्रह में नई कहानी आंदोलन की वैचारिक जटिलता का सशक्त उदाहरण मिलता है दोस्तों। कथा कथित शब्द किस प्रकार की कहानी का द्योतक है? आत्मकथात्मक है या प्रयोगात्मक है या व्यंग्यात्मक या दार्शनिक। बी नंबर है
क्या है, प्रयोगात्मक है। कथाकथित प्रयोगा से जुड़ा हुआ शब्द जो कहानी की संरचना और अभिव्यक्त में नवीन प्रयोग को दर्शाता है। मानस का हंस में किस संत का जीवन दर्शन है? कबीर है, तुलसीदास है, रहीम है, मीराबाई है। बी नंबर, अमृतलाल नागर का यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन और उनके युगीन परिवेश का चित्रण मिलता है। रेणु के उपन्यासों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? राजनीतिक है, दृष्टि या लोक संस्कृति और क्षेत्रीय भाषा का समावेश, या प्रतीकात्मकता, या शहरी संवेदना? क्या है? रेणु उपन्यास बी नंबर, लोक संस्कृति और क्षेत्रीय भाषा का समावेश मिलता है। उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषताएं यही रही। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की। मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ इसलिए कि समय आप लोगों के लिए नहीं ज्यादा जाए। फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों, यहाँ फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। और ये पुरुष है, पुरुष है, स्त्री नहीं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण विषय क्या है इसका? फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन की लोकगंध और बोली का प्रमाणिक चित्रण मिलता है। तिरछी रेखाएं किसकी कहानी है? मोहन राकेश या निर्मल वर्मा या राजेंद्र यादव या मन्नू भंडारे? तो देखिए इसका राजेंद्र यादव का है, मन्नू भंडारे राजेंद्र यादव पति पत्नी है दोस्तों। तिरछी रेखाएं आधुनिक जीवन की अस्थिरता, टूटते संबंध और नैतिक द्वंद्व को प्रकट करती है। तिरछी रेखाएं संबंधित है रचनाएं, ये पढ़िएगा। इसमें मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव के किस्से और कहानियों से रिलेटेड है, पढ़िएगा। पति पत्नी पर है तिरछी रेखाएं। रेणु की कौन सी कहानी नई कहानी से जुड़ी हुई नहीं मानी जाती है? ठेस, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। तो हमारे अनुसार से ठेस होनी चाहिए। ठेस है। ठेस रेणु की सबसे चर्चित कहानी है जो व्यक्ति का आत्मसंघर्ष और सामाजिक एकाकीपन को दर्शाती है। आखिरी दिनों में कहानी किसकी? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश। क्या है? तो ए नंबर है, निर्मल वर्मा है। यह कहानी व्यक्ति के आंतरिक खालीपन और जीवन के अंत में आने वाली अस्तित्व बेचैनी को दर्शाती है। अंतिम चौराहा उपन्यास किस लेखक है? तो निर्मल वर्मा या राही मासूम रजा या धर्मवीर भारती या मोहन राकेश। ये चारों के चारों सुपर मोस्ट है। तो ए नंबर, अंतिम चौराहा में व्यक्ति के भीतर के द्वंद्व और जीवन के अर्थ की तलाश को गहराई से प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं, वो प्रश्न में पूछते हैं। प्रेत बोलते हैं किस विधा की रचना? व्यंग निबंध है, लघु कथा संग्रह या दार्शनिक निबंध या नाटक है? क्या है? व्यंग निबंध संग्रह। हरिशंकर प्रसाद की हरिशंकर प्रसाद की हरिशंकर प्रसाद बोलते हैं, हरिशंकर प्रसाई की प्रसिद्ध व्यंग रचना प्रेत बोलते हैं सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग है। झिनी झिनी बीनी चदरिया किस उपन्यास में केंद्रीय प्रतीक के रूप में प्रयुक्त चित्रलेखा? मानस का हंस, आधा गांव, गुनाहों का देवता। बी नंबर, तुलसीदास के जीवन पर आधारित मानस का हंस में यह प्रतीक आत्मा की शुद्धता और जीवन के रहस्य को व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों 75 प्रश्न तो हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बिना चर्चा किए हुए क्रमभूमि उपन्यास की नायिका कौन है? तो क्रम मालती है। क्रमभूमि की नायिका मालती समाज सेवा और राष्ट्र प्रेम की भावना से प्रेरित है, जो प्रेमचंद की आदर्श नारी का प्रतीक है। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण चित्रलेखा उपन्यास में पाप और पुण्य के दर्शन का गहन विवेचन किया गया है। मृणालिनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, सरस्वती पाटिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर। मृणालिनी रविन्द्रनाथ ठाकुर का ऐतिहासिक प्रेम प्रधान उपन्यास है। अपनी खबर किस प्रकार की रचना है? अपनी खबर कहानी, निबंध, व्यंग, आत्मकथा? निबंध है। हरिशंकर परसाई का यह निबंध समाज की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य है। तमस उपन्यास का विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। तमस गरीबी और किसान का विभाजन की त्रासदी, दलित जीवन, नारी विमर्श। विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। भीष्म साहनी का तमस भारत पाक विभाजन के मानवीय त्रासदी पर अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है। अर्धनारीश्वर समाज में क्या प्रतिपादित किया गया है? अर्धनारीश्वर उपन्यास में क्या प्रतिपादित किया है? धार्मिक दृष्टि है, नारी पुरुष समानता है, वर्ग संघर्ष है, यह समाज सुधार है। नारी पुरुष की समानता। शिवानी के अर्धनारीश्वर में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों और सामाजिक संतुलन का विचार प्रमुख है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप सभी दोस्तों के लिए, आपको लगेगा कि मैं स्पीड पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसी बातें नहीं है दोस्तों। मैं जो भी प्रश्न आपको बताता हूँ मैं एक ही को 1000 बार पढ़ चुका हूँगा, 1000 बार, इसलिए मेरे मुंह में वो सब चीज बैठ गए हैं। इसलिए मैं जो भी देखता हूँ उसको एक लाइन में पढ़ देता हूँ, यही कारण है। क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, बहुत बार पढ़ा हूँ। अपने नोट्स को मैं दे रहा हूँ आपको, इसलिए मैं लगता होगा आपको, लेकिन ये जनरल है। जब मैं पढ़ता हूँ तो सारा का सारा मेरे पास 2 से ढाई घंटे में रिवाइज कर देता हूँ। हो सकता है कोई दूसरा अगर पढ़े तो वो पूरा दिन भर लगा दे। सुबह अगर बैठे वो शाम शाम तक 6 बजे तक अगर वो पढ़ते रहे, ऐसा तो होगा नहीं। अगर गैपिंग कर करके भी पढ़े
तो भी वो खत्म नहीं कर पाएगा। मैं रिवाइज करने बैठता हूँ तो 2 ढाई घंटे में क्लियर कर देता हूँ हर एक चीज, क्योंकि बार बार पढ़ा हूँ। मुझे एक को हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर खत्म करना होता है तो 25 मिनट से 30 मिनट में पढ़ के खत्म कर देता हूँ नोट्स को। फिर आधुनिक काल, फिर भारतेंदु युग, आधुनिक काल, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, आज की कविता, समकालीन कविता, ये सब जितने भी है सबको सब में पढ़ देता हूँ। साहित्यकार, उपन्यासकार, नाटककार, जितने भी है साहित्यिक विधाओं पर रिलेटेड जो भी हैं उनको, इसके बाद जो भी रचनाओं से संबंधित है उसको, हिंदी कहानियों से किसी दिन मैं अगर पढ़ता हूँ तो हिंदी कहानियां जो मैं नेट पर आधारित जो है 24 कहानियां उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके नोट्स को जो बनाया हूँ उसको कंप्लीट कर देता हूँ। किसी दिन मैं नाटक का जो नोट्स बनाया हूँ उसको कंप्लीट कर देता हूँ। किसी दिन उपन्यास का जो मैं नाटक माने कि नोट्स बनाया हूँ उसको कंप्लीट कर देता हूँ। ऐसा है, मैं रिवाइज करते रहता हूँ और साहित्य के इतिहास को मैं संडे में एक दिन तो करता ही करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त नई कहानी आंदोलन 1950 के दशक में आरंभ हुई, जिसमें इन तीन लेखकों ने यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक का कहानियों का सृजन किया। कौन? मनोवैज्ञानिक, उन तीनों ने, उपरोक्त सभी। सांसों के बीच कहानी संग्रह के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, अमरकांत है, मनु भंडारी, कमलेश्वर। निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानियां मानव मानव मन की सूक्ष्म संवेदनाओं और अस्तित्ववादी प्रश्नों पर केंद्रित है। द्रौपदी कहानी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, महाश्वेता देवी, प्रभा खतान, मनु भंडारी किसकी? महाश्वेता देवी। यह कहानी स्त्री और दलित दोनों विमर्शों के साथ उठाती है और सत्ता के दमन के विद्रोह का प्रतीक है। पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर है, भगवती चरण वर्मा है, इलाचंद जोशी, विष्णु प्रभाकर। क्या है? इलाचंद जोशी। उपन्यास मनोवैज्ञानिक यथार्थ का उत्कृष्ट उदाहरण है। देवदास उपन्यास किस भाषा से हिंदी में अनुदित किया? अंग्रेजी, बांग्ला, मराठा। देवदास देवदास बांग्ला भाषा से है और देखिए उसका शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास बांग्ला में रचा गया था जिसे बाद में हिंदी में अनुवादित किया गया। मोहन राकेश का वास्तविक नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो साहित्यकार है हमारा। मैं एक दिन जितने भी हमारे साहित्यकार हैं उनके प्रमुख नाम जो है मैं कि वास्तविक में जो नाम है उनको मैं लेकर के आऊंगा एक छोटा सा क्लास है और उसमें मैं बता दूंगा। मोहन राकेश का नाम क्या वास्तव में? हरि नारायण शर्मा, मोहनलाल शर्मा, या मोहनलाल सक्सेना, या हरि नारायण राकेश। क्या है? मोहन राकेश क्या है? मोहनलाल शर्मा है। मोहनलाल शर्मा किसका? मोहन राकेश का। मोहन राकेश हिंदी नाटक और नई कहानी के प्रमुख रचनाकार थे। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा? मोहन राकेश ने लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश यह आधुनिक हिंदी नाटक कालिदास के जीवन पर आधारित सृजन बनाम जीवन के द्वंद को दिखाता है। सेवा सदन का पूर्व नाम क्या था? बंगला हुआ संसार, बाजारू स्त्री, बाई का घर, या विवाह की भूल। सेवा सदन, सदन, सदन मतलब घर, बाई का घर है ना। तो देखिए सी नंबर होना चाहिए, बाई का घर, सेवा सदन। सदन का मतलब घर होता है या कोई बंगला होता है, तो यहाँ है घर, घर का किसी में चर्चा है नहीं, तो घर वाला। सेवा सदन का प्रारंभिक नाम बाई का घर था। बाद में प्रेमचंद ने शीर्षक बदल दिया। गुनाहों का देवता उपन्यास किसने? धर्मवीर भारती ने लिखा। धर्मवीर भारती यह उपन्यास प्रेम, त्याग और आत्म संयम की अद्भुत कथा है। नारायण की कहानी एक चादर मैली सी का विषय क्या है? स्त्री पुरुष संबंध का, सामाजिक प्रथा का, विधवा विवाह की स्मृति और प्रेम और विद्रोह का चित्रण किया गया। किसका? नारायण की कहानी जो है एक चादर मेले से का विषय क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों का विवेचन है, सामाजिक प्रथा का विवेचन है, विधवा विवाह की स्वीकृति का चित्रण है, प्रेमचंद और प्रेम और विद्रोह का चित्रण किया है। किसका? विधवा विवाह की स्वीकृति का चित्रण किया गया है। दोस्तों कहानी जो है पंजाब की पृष्ठभूमि में और सामाजिक परंपराओं की जटिलता को दर्शाती है। मनुष्य के रूप किस निबंधकार की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और रामचंद्र शुक्ल और हरिशंकर प्रसाद। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या हरिशंकर प्रसाद हम बोले? नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दोस्तों यह निबंध मानवता और संस्कृति के सौंदर्य दृष्टिकोण का विवेचन करता है। अमृत और विष किसकी निबंध रचना है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और परसाई। अमृत और विष शॉर्ट में है, अमृत भी है और विष भी। किसका? तो यही है रामचंद्र शुक्ल का। राम ने अमृत और विषों का उपयोग किया तो रामचंद्र होंगे। इसके बाद इसमें मानव जीवन के नैतिक और चारित्रिक पक्षों का दार्शनिक चित्रण मिलता है। भारत दर्शन किसकी यात्रा वृत्तांत रचना? महादेवी वर्मा, राहुल संकृतन, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमचंद। राहुल संकृतन की रचना है। राहुल संकृत वे आधुनिक भारत के महायात्री कहलाते हैं। उन्होंने यात्रा वृत्तांतों में ज्ञान और अनुभव का अद्भुत समय मिलता है। संस्कृति के 4 अध्याय में क्या प्रतिपादित किया? समाजवाद, भारतीय संस्कृति की निरंतरता, धार्मिक संघर्ष, औद्योगिक क्रांतिकारी, यानी भारतीय संस्कृति की निरंतरता का चित्रण मिलता है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना है, इंपॉर्टेंट है, निबंध से रिलेटेड है वो। हाँ तो वो है भारतीय। देखिए यहाँ मिलेंगे आपको यात्रा क्या है द्विवेदी जी ने व्याख्या
सांस्कृतिक 4 अध्याय दिनकर की है या द्विवेदी हो गया है, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 4 युगों में विभाजित किया है। द्विवेदी जी लिखा गया है। देखिए भ्रमर गीत सार किस लेखक की आलोचनात्मक कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो नागेंद्र कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भ्रमर गीत सार के लेखक आलोचनात्मक कृति है। यह रचना सूरदास के भ्रमर गीत पर आधारित गहन दार्शनिक विश्लेषण है। 3 बिंदु कहानी के लेखक कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, रंगे राघव। 23 से 63 इसका भी है रंगे राघव। ये कर्नाटक या हाँ कर्नाटक के थे और ये ऐसा पहला साहित्यकार थे कि मने वो हर भाषा में लिखते थे, हिंदी, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, इसके बाद आपका बंगाली, इसके बाद कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी है सब भाषा में ये लिखे थे रांगे राघव। अपने आप में वो बहुत एजुकेटेड थे और बहुत कम समय में इन्होंने बहुत कुछ लिखा दोस्तों। इनके बारे में एक बार जरूर पढ़िएगा आप, इनके साहित्यिक दृष्टिकोण को देखते हुए नहीं पर एक बार जरूर पढ़िएगा। कमलेश्वर कौन है? यह कहानी नई आंदोलन और मनोविज्ञान की गहराई को दर्शाती है। एक खिलौना घर किसकी नाटक? लक्ष्मी नारायण लाल, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग या कमलेश्वर? मनु भंडारी। तो यह नाटक स्त्री के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की पुकार को मुखर करता है। इसके बाद आता है गदल कहानी के लेखक कौन? फणीश अमरनाथ रेणु, अमरकांत या शानी या शिवमूर्ति? शिवमूर्ति का गदल कहानी ग्रामीण समाज में स्त्री की स्थिति और उसके संघर्ष को गहराई से उभरती है। जिन लम्हों में प्यार किया किसकी प्रसिद्ध कहानी है? मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव का। तो यह कहानी शहरी जीवन में संबंधों की जटिलता और भावनात्मक इस रिक्तता को प्रस्तुत करता है दोस्तों। तो आज देखिए मैं पहले कितना बता चुका हूँ, उधर 75 और इधर 50 यानी 125 प्रश्न महत्वपूर्ण हो चुके हैं इनसे रिलेटेड, यानी यूजीसी नेट हिंदी के यूनिट 3 पर रिलेटेड 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों का खंड यहाँ हो चुका है और इनसे बाहर आपकी कुछ नहीं जाएगा। माने कि यूनिट 3 से इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न में। हालांकि जो टॉपिक दिए हैं उन रचनाओं से संबंधित उन टॉपिक को उठा करके मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। अगर आप चाहिएगा कि उन प्रश्नों को जो भी उसमें दिए गए हैं कि जैसे निबंध किसे कहते हैं, निबंध फर्स्ट कौन सा है, या नाटक है, कहानी है, कविता है, जो भी ये रचनाएं हैं उसमें आप बोलिएगा कि उन खंड को लेकर के एक लेकर के आइए, तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बोलिए, मैं लेकर के अवश्य आऊंगा दोस्तों। लेकिन अति आवश्यक मुझे लगा ये महामैराथन क्लास 125 प्रश्न इसमें किए गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके साथ व्याख्या किए गए हैं दोस्तों। आप जोड़ के देखिए आपको मिलेंगे। देखिए पहले किए गए 75 प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद देखिए यहाँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, तो कितने हो गए? 125 प्रश्न हो गए दोस्तों। और ये महामैराथन क्लासेज हैं, महामैराथन क्लास अपने आप में जो है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसको कम से कम लिखिए नहीं तो कम से कम सुनिए एक बार 2 बार जरूर दोस्तों। सुनने, देखने, समझने से आपकी याददाश्त शक्ति विकसित होती है दोस्तों, उससे आप याद रख सकिएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जरूर एक बार 2 बार सुनिएगा दोस्तों। तो ठीक है, आज का क्लास में ये समाप्त करता हूं। समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ये क्लासेस शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपसे दूसरों को फायदा होगा। हम किसी को शेयर करें, आप किसी को शेयर करें, हर कोई ना कोई रिलेटेड रहता है, हर किसी को कुछ ना कुछ जरूरत रहता है। मैं जरूरत को देखते हुए हर दोस्तों के लिए ये मैंने कि एक तरह से स्टार्टिंग किया हूँ जिसको मदद मिले, और मैं पूरा का पूरा यूनिट खत्म कर दूंगा दोस्तों। आपको सोचने समझने कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई विचार करने का नहीं, बशर्ते आप क्लास को लगातार देखते रहिए, लगातार क्लास पर अपना फोकस कीजिए। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिए। हाँ, कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इसलिए मैं पूछता हूँ क्योंकि कंटेंट हमारा कैसा है, वो आप तक पहुंच रहा है, कैसा लग रहा है, वो हमें जरूर बताइएगा। उनसे रिलेटेड मैं जरूर कुछ आप प्रतिक्रियाएं जो दीजिएगा मैं उनमें सुधार करना चाहता हूँ, और भी जो कंटेंट आपके लिए चाहिए वो भी मैं देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जरूर बताइएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको पहुंचे। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।